अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है। जावेद शहीन, जावेद नेटवर्क एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज आपके साथ इंशाल्लाह डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो कोर्स है उसके आज इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डाटा कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कि उसके बाद स्टैंडर्ड जो है हमारे वो क्या करते हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड की जो कैटेगरीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद स्टैंडर्ड बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन हैं जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, एंटिटीज़ हैं, वो डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्टैंडर्ड जो क्रिएशन कमेटी है वो फोरम में जो हैं वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, फोरम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब फ्रेम रिले है, एटीएम फोरम है, इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट इंजीनियरिंग एंड टास्क फोर्स है, तो उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसीज़ उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, टोपोलॉजी है, तो उनको डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी और लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी उसकी कितनी इकसाम्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टी पॉइंट, उनको डिस्कस करेंगे। वो उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोपोलॉजी की जो इकसाम है, तो मुख्तलिफ जो यूज़ होती हैं, मैश है, स्टार है, ट्री है, बस है, रिंग टोपोलॉजी है, तो ये सारी जो इंशाल्लाह इनके मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो डिस्कस करूँगा ताकि आपको तमाम टोपोलॉजी जो है उनकी हो जाए। और इसके बाद इन सब को मिला कर एक बनाई जाती है टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो एट द एंड में इंशाल्लाह आपके साथ हाइब्रिड जो टोपोलॉजी है उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद शहीन यूट्यूब चैनल जावेद नेटवर्क एक्सपर्ट के साथ, तो व्यूज़ एंड लिसनर्स, आज हम इंशाल्लाह डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो कोर्स है जो बीएस लेवल पे और एमसीएस क्लासेस को जो पढ़ाया जाता है उसको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हम इसका तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, उसमें हमने डाटा कम्युनिकेशंस, उसके की पॉइंट्स उनको डिस्कस किया था। फिर हमने नेटवर्क को डिस्कस किया था, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो परफॉर्मेंस के की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो उसके बाद आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आएंगी वो आपके पास आती रहेंगी, और आप इंशाल्लाह नेटवर्किंग के बारे में और डाटा कम्युनिकेशन के बारे में जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। चूँकि हमने डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग ये हमारा कोर्स है, अब डाटा कम्युनिकेशंस जो है उसके अंदर जो हार्डवेयर यूज़ हो रही हैं, डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो कोई टूल्स यूज़ हो रहे हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी डिवाइसेस हैं, कोई भी
किसी चीज़ की मिसाल ले लें तो उसके जो कोई भी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर जब की जाती हैं, अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हैं तो वो वर्कआउट नहीं करती। मतलब गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, उनको जब उनके व्हील बनाए जाते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के साथ उस गाड़ी जो कार जो कंपनी है वो अपना व्हील बनाती है। इस तरह से हमारे पास ये बल्ब्स हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, वो सारे एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, हर एक स्टैंडर्ड है। तो डाटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कोई भी फ़र्ज़ को हार्डवेयर बनी है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, वो चाहे मतलब कि अगर वो एक लैपटॉप है HP कंपनी का है, अगर उसके लिए डेवलप की गई है तो क्या उसमें ये इशू तो नहीं है कि वो हार्डवेयर जो है या वो सॉफ्टवेयर कोई भी बनाया गया है जो हमने उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, वो HP के जो लैपटॉप है या HP का जो कंप्यूटर उस पर तो चले। जब हम डेल के कंप्यूटर पे उसको लेके जाएँ, सैमसंग की मशीन पे लेके जाएँ तो वहाँ जाके वो कहे जी नहीं जी इस मशीन के लिए तो ये सॉफ्टवेयर नहीं कंपैटिबल ही नहीं है जी, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती जी, क्योंकि यहाँ पे डेल का कंप्यूटर है इस साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो PC जो है वो HP का है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जब होंगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स होगी। एक प्रोटोकॉल हम बनाते हैं, एक प्रोटोकॉल हमारा यूज़ हो रहा है, वो डेल के अंदर यूज़ हो रहा है, अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसमें बाकियों के साथ भी करना है तो वो अजीब सी कश्मकश की मामलात हो जाएंगे और कम्युनिकेशन जो होगी वो नहीं होगी। इसलिए स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें एक मॉडल जो है वो मुहैया करते हैं। ठीक है जी, वो जो डेवलपमेंट हो रही होती है सारी की सारी उसके लिए एक मॉडल होते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट बननी है, जो भी प्रोडक्ट होगी, जो मैन्युफैक्चर होगी, उसका ऊपर ये ना टेंशन हो कि ये जी किसी इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर के लिए है, यानी कि ये सिर्फ जस्ट लैपटॉप डेल के लिए है, HP के लिए नहीं है, ये सीन ना हो। यानी कि उसके अंदर ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर होनी चाहिए। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली बनाने के लिए और स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें कि उसके लिए उसको क्यों ज़रूरी हैं, किस लिए ज़रूरी हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो डेफिनेटली कि हमने जो भी चीज़ बना रही है, जो भी हमारी प्रोडक्ट डेवलप हुई है, जो क्रिएट हुई है, तो उसको ओपन मार्केट जो है, चूँकि उसके अंदर उसको मेंटेन करना जो है उसके लिए स्टैंडर्डाइज होगा तो वो मेंटेन हो सकेगी, अदरवाइज़ वो स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर उसको मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे मार्केट आपकी प्रोडक्ट की नहीं है कहीं पे, तो आपकी मार्केट वहाँ प्रोडक्ट चलेगी नहीं। इस तरह से क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इस चीज़ की स्टैंडर्ड्स की गारंटीज़ देते हैं कि ये जो मेरी जो प्रोडक्ट है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल हर जगह पे ऑपरेटेबल है। ये नहीं होगा कि जी ये सिर्फ ये चीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट हो सकती है जी, तो अमेरिका में मेरी प्रोडक्ट ऑपरेट नहीं होगी, अमेरिका वाली प्रोडक्ट जो पाकिस्तान ऑपरेट नहीं होगी। अगर ऐसी है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें होंगी वो दुनिया के किसी भी चीज़ हिस्से में इस्तेमाल होंगी तो चलेंगी, उसके लिए कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड पे बनी हुई हैं। इसलिए जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं मार्केट्स जो है उसके अंदर प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए भी और ये गारंटी देने के लिए भी कि ठीक है ये इंटर ऑपरेबिलिटी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है। ये जैसे मैंने बात की थी कि ये देखें पहली डायग्राम में है ए में, मैंने ये लेफ़्ट साइड वाली में देखें आप कि हमारे पास 12 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जी। ठीक है जी, अब जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया है तो वो 24 इम्प्लीमेंटेशन उसकी बनी, यानी कि ये 3 स्विच 1 के प्रोटोकॉल, 3 स्विच 2 के, 3 स्विच 3 के, 3 स्विच 4 जो हमारे यूज़ हुए उसके 3 प्रोटोकॉल, जो 12 प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, जब वो 3 ने D1 के साथ भी करना, D2 के साथ भी करना, D3 के साथ भी करना।
ठीक हो गया ना जी। तो इसी तरह से यानी कि ये देखो वो सब के साथ वो एक दूसरे के साथ वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। प्रोटोकॉल्स 12 थे और 24 उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शो हो रही। ये स्टैंडर्ड नहीं है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो D2 को S1 के साथ करना है के लिए उसको जारी बात है वो प्रॉब्लम है, फिर वो D2 और ये मतलब S1 इस तरह से वो एक दूसरे के साथ उनके स्टैंडर्डाइज ना होने की वजह से वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं। और अगर दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो एक प्रोटोकॉल है, उसकी 7 इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं। यानी कि एक ही प्रोटोकॉल को हमारे स्विचेस की तरफ S1 की तरफ और D1 की तरफ देखें आप, डिवाइसेस की तरफ भी, तो हमारा एक प्रोटोकॉल था सिंपल, और उस एक प्रोटोकॉल ने सारी कम्युनिकेशन जो है यानी कि जितने भी डिवाइसेस कोई जहाँ पे भी पड़ा हुआ है तो वो एक प्रोटोकॉल के ऊपर सारे वर्क कर रहे हैं। यानी कि अब हर डिवाइस के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। इस डायग्राम में शो किया गया कि सिर्फ एक प्रोटोकॉल आप बना था, ठीक है जी, और वो हर जगह पे वो यूज़ हो रहा है। उसके लिए अब ये मसला नहीं है कि जी वो पहले एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाए, फिर तीसरे से वो चौथे में जाए, इसमें नहीं जा सकता उसमें जाए। तो ये सारे मामला जो होते हैं वो जब हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को तो फिर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। स्टैंडर्ड जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो हैं 2। तो कोई भी स्टैंडर्ड है, एक वो डिज्योर होता है, बाय लॉ स्टैंडर्ड्स बनते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिफेक्टो होते हैं, बाय फैक्ट, यानी कि वो अपनी इम्प्लीमेंटेशंस के साथ स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो बाय फैक्ट की अगर हम बात करें तो बाय फैक्ट जो है वो भी आगे प्रोप्राइटरी भी हो सकता है स्टैंडर्ड, और नॉन प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें थी जो बनी थी वो प्रोप्राइटरी तो डेफिनेटली वो किसी कंपनी की हो सकती, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती हैं, ठीक है जी, और उन्होंने उसको यूज़ के लिए दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे दिया, वो इस्तेमाल होता रहा, हो के वो एक स्टैंडर्ड बन गया। नॉन प्रोप्राइटरी है कि ठीक है जी एक स्टैंडर्ड था वो डेफिनेटली उसको भी वो इस तरह से इस्तेमाल ही हो रहा है, बाय फैक्ट रूल्स के अंदर वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड था और वो भी एक इस्तेमाल के बाद जो है वो स्टैंडर्ड बन गया, लेकिन वो नॉन प्रोप्राइटरी है। तो इस तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इस 2 तरह से उनको हम जो डील करते हैं। एक होते हैं डिज्योर बाय लॉ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बाय फैक्ट स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। Let us know about the standards organizations. स्टैंडर्ड्स बेसिकली डेवलप जो किए जाते हैं वो 3 एंटिटीज़ हैं जो इनको स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती हैं। अगर हम स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट की बात ही कर रहे हैं ना, डेफिनेटली कि स्टैंडर्ड्स बने स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, तो उनको कौन स्टैंडर्ड जो है वो उनका स्टैंडर्डाइज्ड करता है, कौन सी चीज़ें होती हैं जो बताती है कि ठीक है जी ये स्टैंडर्ड है, इस्तेमाल कर लें जी आप इसको, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड की बात ही करी जा रहे हैं ना। तो 3 हमारे पास एंटिटीज़ हैं जो स्टैंडर्ड पे काम करती हैं। यानी कोई भी टूल्स है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी नेटवर्किंग कोई एप्लीकेशन है, कोई भी डाटा कम्युनिकेशन टूल है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए या तो स्टैंडर्ड कमेटी जो है वो उसको अप्रूव करती है, या फोरम जो है इंटरनेशनल फोरम फॉर डाटा कम्युनिकेशन है जो हैं वो इसको डील करते हैं, या फिर रेगुलेटरी जो एजेंसीज़ होती हैं वो जो है वो आपको प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। इन तीनों के आगे क्या क्या फंक्शन है उनको आगे हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटीज़ की अगर हम बात करते हैं जी, तो स्टैंडर्ड क्रिएशन जो कमेटीज़ है बेसिकली ये प्रोसीजरल बॉडीज़ होती हैं
और ये जो स्टैंडर्ड्स क्रिएशन कमेटी है, इसमें जो अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट जो है उसको स्टैंडर्डाइज करवाना है तो ये बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो होती हैं। और ये अगर आप कहें ना कि ये आपके साथ जो फास्ट ग्रोइंग, आपने अपना कोई सिस्टम को फास्ट ग्रो करना है, बहुत तेज़ी से उसको स्टैंडर्डाइज करवाना है, तो उसके लिए आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका फंक्शन ही बहुत स्लो है। ये स्लोली सारी चीज़ों को चेक करते हैं, उनकी प्रोसीजर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है जी, वो सारी उसको लुक आफ्टर करती हैं, देखती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, तो उसके बाद जाकर वो उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करती हैं। तो स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटीज़ हैं, उनमें क्या कौन कौन से हमारे हैं डिपार्टमेंट, कौन कौन से डील कर रहे हैं जी। उनमें सबसे पहले आता है जी ISO। आपने नाम सुना होगा ISO, ये काफ़ी सारी सर्टिफिकेट देते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को भी देते हैं, ये काफ़ी सारी मिल्स को देते हैं, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ उनको देते हैं। ये स्टैंडर्ड है, उनके अपने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, हर एक काम का एक स्टैंडर्ड है। तो डेफिनेटली इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स जो होती है देखते हैं आप, तो अक्सर वो ISO स्टैंडर्ड जो होती है वो सर्टिफाइड होती हैं। ये 1947 में बेसिकली इसको डेवलप किया गया, इसको क्रिएट किया गया इस ISO को। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। इसके जो मेंबर्स हैं वो पूरी दुनिया से हैं। जो इसकी स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी है ना, उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं, और ये तकरीबन आलमोस्ट 82 से लेकर 90 कंट्रीज़ तक जो इतने लोग हैं ना वो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए या नेटवर्किंग के लिए इन्होंने OSI मॉडल जो है वो ISO सर्टिफाइड है, ISO स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा आएगा। हमारी OSI लेयर्स जो हैं बेसिकली ये डाटा कम्युनिकेशन लेयर्स हैं जिसके ऊपर हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है, तो वो OSI लेयर्स उसको बोलते हैं। तो वो ISO स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU उसको बोलते हैं। बाद में फिर इसका नाम जो है ना 1993 में T भी आ गया, टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ITU-T। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने बनाई है जी अपने ITU के लिए, यानी कि उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो उन्होंने की है ना अमेरिका की, तो उसके लिए ये बनी थी। और बाद में ये कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोनी, ये उसके भी डेफिनेटली ये इसके ITU-2 के अंदर आती है जी। अमेरिका ने 1993 में अपना टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो सेक्टर था ना उसको रिफॉर्म किया, और उसको भी ये ITU के साथ कोलैबोरेट करा दिया। जो ITU-T के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत अहम स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं हमारे V सीरीज़ और X सीरीज़ के जो प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, ये हमारी जो V सीरीज़ की जो लाइंस हैं, ये डाटा ट्रांसमिशन जो है ना फ़ोन लाइंस के ऊपर होती हैं हमारी, तो उसके लिए जो डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ लाइंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं, वो सारे स्टैंडर्ड जो टेलीफोनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस और सिग्नल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो ये सारे जो हैं वो इस वक्त ITU के आप कह सकते हैं कि उनके अंडर हैं काफ़ी सारे। ये X सीरीज़ इनकी सारी की सारी जो है V सीरीज़, ये सारी ITU के अंडर है। ये X सीरीज़ जो है ये ट्रांसमिशन जो होती है वो पब्लिक डिजिटल जो नेटवर्क है हमारे उनके लिए ये यूज़ की जाती है, और V सीरीज़ जो है ये हमारी फ़ोन लाइन जो है उसके लिए जो ट्रांसमिशन हो रही है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। V सीरीज़ का V32 है, V33 है, V42 है, और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और
टेली कम्युनिकेशन के लिए जो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN हम आप अक्सर नाम सुनते हैं हम, तो ये ISDN बेसिकली ये जो वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल हमारा ये। तो ये डिजिटल नेटवर्क की जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के तहत हमारी जो सेल टेली कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इस स्टैंडर्ड्स के तहत हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑनसी। ये है तो ये भी स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी, लेकिन ये कमेटी जो है अपना कोई प्रपोज़ल बनाती है कोई भी स्टैंडर्डाइज जिसको कोई स्टैंडर्डाइज करवाना है उसका एक प्रपोज़ल डेवलप करेगी, और ये प्रपोज़ल जो है ये बेसिकली सबमिट कर देती है ITU के पास, और ITU जो है वो जो उसके मेंबर है ITU के वो, और जो ISO के मेंबर हैं, ITU के मेंबर जो USA के और उसके ITU के मेंबर, और जो ISO के मेंबर हैं USA में, वो इस प्रपोज़ल के ऊपर इस प्रपोज़ल के ऊपर जो सबमिट करती है ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है जी। उसको देखने के बाद उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज, सारे चीज़ें चेक की जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक की जाती है। अगर वो ठीक है जी, मार्केट के जो हैं रूल्स उनको फॉलो करते हुए और जो मार्केट नीड है उसको पूरा करते हुए अगर वो ठीक है, ओके हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। अगर वो ओके नहीं है तो उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये आपने नाम बहुत सुना होगा। ये जो है ना, ये लार्जेस्ट बहुत बड़ी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटी है पूरी दुनिया की सबसे, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये इंजीनियरिंग सोसाइटी है। इसका काम क्या है? बेसिकली ये जो टेली कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट है ना, बेसिकली जो इसका अगर हम फंक्शन करें कि इट ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड वायरलेस अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो उसका ये बेसिकली डील करती है। इनकी एक स्पेशल कमेटी है, स्टैंडर्ड स्पेशल कमेटी, ठीक है जी। तो जो लैन के लिए भी, वायरलेस लैन के लिए भी, वैन के लिए भी इन्होंने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। जैसे लैन के लिए एक स्टैंडर्ड है 802, हमने सुना होगा, बड़ा आम बहुत मशहूर स्टैंडर्ड है। 802.3, 802.4, 802.5, 802.11, 802.10, 9, ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स, काफ़ी सारी लिस्ट, हर एक स्टैंडर्ड का अपना अपना एक काम है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी दूंगा। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे ये लैन के लिए 802 है, जो उसके आगे सब पार्ट्स हैं, ये लैंड्स की मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। हर नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के आगे हर टोपोलॉजी के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, मतलब इथरनेट के लिए है, एक वायरलेस के लिए है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ये IEEE का काम जो है ना, ये सारे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस स्टैंडर्ड्स बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास फोरम जो है ये हमारे पास स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड कॉरपोरेशंस जो होती हैं उनसे होते हैं, क्योंकि उनका असल बेसिकली काम क्या है, फैसिलिटेट करना और जो स्टैंडर्ड करवाना, किसी प्रोडक्ट को बड़े फास्ट एंड वे के साथ करवाना, तेज़ी के साथ करवाना। क्योंकि जो हमने पीछे पढ़े थे स्टैंडर्ड्स क्रिएशन कमेटीज़ जो हमने पढ़ी थी, ISO पढ़ा है या IEEE पढ़े हैं या ANSI पढ़ा है या ITU हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है,
वो स्लो हैं, स्लो स्टैंडर्ड्स फार्मूलेशंस कमेटीज़ हैं वो। जब उसको फास्ट एंड वे के साथ करवाना है हमने, तो ये फोरम उसके लिए यूज़ किया था। यहाँ के बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये अपनी वर्किंग जो है ना ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ करवाते हैं। उसके बाद जो यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर ये अपने टेस्ट जो है ना उसको टेस्ट करवाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स जिन्होंने स्टैंडर्डाइज करवानी होती है। टेस्टिंग के बाद उसकी एवेल्यूएशन करवाते हैं, और उसके बाद जब वो चीज़ ओके हो जाती है तो फिर उसको वो एक नई स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी जो है उसको स्टैंडर्ड करवा देते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो इसके फोरम जो है वो तकरीबन आमतौर पर जो है ना वो 4 फोरम यूज़ हो रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए या इंटरनेट वर्किंग के लिए। फ्रेम रिले फोरम है, एक ATM फोरम है, इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। तो फ्रेम रिले का फोरम यानी कि फ्रेम रिले बेसिकली हमारे पास ये वैन टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, उसका एक फोरम है। यानी जो वैन टेक्नोलॉजी को समझ लें, वैन के रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ होगा। ATM भी हमारे पास उसी तरह से ये फोरम है। ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड हमारा पास होता है, ये भी हमारा पास समझ लें प्रोटोकॉल ही है जो वैन और लैन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे इंटरनेट सोसाइटी डेफिनेटली वो भी हमारी जो इंटरनेट के रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं उसको डील करती है। और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो हर एक का अपना अपना एक पर्पज़ है। थोड़ा थोड़ा सा इनको करते हैं आज इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। फ्रेम रिले क्या है जी? फोरम हमने पीछे बात की ना कि फ्रेम रिले का एक फोरम, पहले तो फ्रेम रिले क्या होता है उसका थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। फ्रेम रिले बेसिकली एक हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। स्विचिंग हमारी जो होती है ना 2 तरह से होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है और एक सर्किट स्विचिंग होती है, जिसमें हमारा डाटा जो है ना वो ट्रांसमिट होता है ना, जो वो जब हमारा डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में अगर जाता है तो पैकेट स्विचिंग है, और अगर वो सर्किट डेवलप करता है फ्रेम्स की सूरत में जाता है तो वहाँ पे उसको सर्किट स्विचिंग कहा जाता है। तो ये ये हमारे पास टेक्निक जो है ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके लंबा हो जाएगा काम। तो फ्रेम रिले बेसिकली हमारा पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है जो वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो स्पीड है ना, ये इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड जो है वो 45 MB/s जो है ना वो यूज़ की जाती है। क्योंकि ये ट्रांसमिशन मोड है, ये हमारा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। हमारी जो एक सिस्टम है डिवाइस है उससे दूसरी सिस्टम में, यानी कि ये लेयर्स बेस्ड होती है, एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर बेसिकली ट्रांसमिशन की जाती है। जो मैंने आपको पीछे बात की थी OSI लेयर्स हैं हमारी, तो OSI लेयर्स के ऊपर ट्रांसमिशन करती है। इस तरह से अगर हमारी TCP IP लेयर्स भी हैं, चूँकि जब वैन में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारी TCP IP लेयर्स यूज़ होती हैं। तो बहरहाल, और ये पैकेट्स की फॉर्म में चूँकि इसने डाटा ट्रांसमिट करना होता है। अब इसके अंदर जो पैकेट का साइज़ होता है ना वो वेरिएबल होता है, मतलब को 5 MB का पैकेट भी हो सकता है, 10 MB का पैकेट भी हो सकता है, 1 MB का भी हो सकता है, KB का पैकेट्स भी होते हैं। तो उनको ये ट्रांसमिट करने के लिए फ्रेम रिले यूज़ किए जाते हैं। फ्रेम रिले जो होते हैं ना, ये जब पैकेट ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसके साथ जब हमने एरर मैनेजमेंट और फ्लो मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ों के ऊपर ही जब कम्युनिकेशन की जाती है इनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो बहरहाल जब फ्रेम रिले जो होते हैं ना, ये एरर मैनेजमेंट या फ्लो मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। इसलिए ये फ्रेम रिले जो होते हैं छोटे साइज़ के जो पैकेट्स होते हैं उनके साथ ही डील करते हैं। नेक्स्ट आता था जी हमारे पास ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड है। ये भी वो इसी तरह से ही कि ये ट्रांसमिशन मोड है, इसमें भी पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं जी, लेकिन इसमें पैकेट्स जो होते हैं वो 155 MB/s भी हो सकते हैं और 622 MB/s तक भी हो सकते हैं। वो तो सिर्फ है ही मैक्सिमम 45 के लिए ना फ्रेम रिले, ये ज़्यादा के लिए। और उसमें वेरिएबल साइज़ होता है फ्रेम रिले के अंदर, ATM के अंदर वेरिएबल साइज़ नहीं होता।
यानी कि फ़िक्स साइज़ का होगा पैकेट, चाहे 155 MB का होगा या 622 MB का होगा फ़िक्स, ठीक है ना जी। और इसमें वेरिएबल का कोई सीन नहीं होता, इसलिए ये एरर मैनेजमेंट और फ्लो मैनेजमेंट दोनों ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके पैकेट जो होता है वो फ़िक्स होता है, तो फिक्स होने की वजह से इसके साथ फ़्लो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होते हैं, रिडेंडेंसी जो एल्गोरिदम होते हैं वो सारे इसके साथ लगे होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी जो है ना कम्युनिकेशन की, वो वेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये फ्रेम रिले से ज़्यादा रिलायबल होता है। इंटरनेट सोसाइटी जी, ये अमेरिकन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो 1992 में बनी, और इन्होंने इंटरनेट जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स थे बेसिकली उसके लिए, एजुकेशन के लिए, एक्सेस एंड पॉलिसी के लिए जो थे, इन्होंने लीडरशिप स्टैंडर्ड जो हैं वो इन्होंने बनाए थे जी। इनका मिशन क्या था जी एक्चुअली कि टू प्रमोट द ओपन डेवलपमेंट, एवेलुएशन एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब इंटरनेट को फैसिलिटेट करना, तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया को उससे जो है ना मुस्तफ़ीद करवाना, ये इसका काम है जी। उसके बाद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, ये भी एक ओपन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो कि डेवलप करती है, प्रमोट करती है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को। और अगर हम ख़ास बात करें कि ये ख़ास तौर पर जो कौन से स्टैंडर्ड बनाती है, तो ये इंटरनेट जो प्रोटोकॉल सूट है ना, IP सूट, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए ये काम करती है। इसका कोई फॉर्मल मेंबरशिप रोस्टर या कोई मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है नेटवर्क डिज़ाइनर की, तो ऑपरेटर्स की, वेंडर्स भी हैं इसमें, रिसर्चर्स भी हैं, ठीक है जी। वो सारे मिलकर बेसिकली करते क्या हैं, इंटरनेट जो आर्किटेक्चर है और जो इंटरनेट की जो ऑपरेशन है, उसके जो स्मूथ ऑपरेशन है इंटरनेट का, उसके ऊपर जो है ना सारा ये वर्कआउट कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए ये IETF काम करती है। उसके बाद हमारी आ जाती है जी जो तीसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड्स की, तीसरी एंटिटी, वो है रेगुलेटरी एजेंसीज। तो रेगुलेटरी एजेंसीज बेसिकली समझ लें आप गवर्नमेंट एजेंसीज को ही कह सकते हैं, कि जो हमारे जो कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, उनको ये रेगुलेशन के लिए, उनको बाय लॉ करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वो काम करती हैं। असल में इनका काम करता है कि आप ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको, पब्लिक इंटरेस्ट को, कि आपका रेडियो चैनल है, टेलीविज़न चैनल है, केबल चैनल है, आपके कोई केबल कम्युनिकेशन है, कोई भी कम्युनिकेशन जो आप पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक उसको रेगुलेट करना है। मतलब उसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज़ें शामिल नहीं कर सकते, उसमें आप कोई इंतशार वाली चीज़ें हैं या अब्यूज़ चीज़ें हैं या अनलॉफुल चीज़ें हैं, अनएथिकल चीज़ें हैं, वो आप टेलीविज़न या अपना चैनल बना लें, उसके ऊपर शो कर दें, तो ये नहीं करने देते। ये वो रेगुलेटरी एजेंसी, जब आप की वो चीज़ रेगुलेट हुई होगी तो वो आपके फिर लॉ के मुताबिक ही काम करेंगे। जैसे पाकिस्तान है, उसमें पिमरा है, ठीक है जी, उसमें वो लाइसेंसिंग करती है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान मीडिया एंड रेगुलेटरी एजेंसी जो है, अथॉरिटी जो है, वो डेफिनेटली TV के लाइसेंसिंग और रेडियो चैनल्स की लाइसेंसिंग सारी करती है, वो रेगुलेटरी एजेंसी है हमारी। इस तरह FCC है, जैसे फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन इंडस्ट्री जो उसको रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना जी। और ये जितनी भी उनकी वायर कम्युनिकेशन है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, केबल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ओरिजिनेट है, जितनी भी अमेरिका के अंदर चीज़ें वो होती हैं, वो सारी उनको रेगुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। वो हर कम मुल्क की अपनी अपनी एजेंसीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं। ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी, इंटरनेशनल कोई अगर आप करवाते हैं तो उसको करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं।
तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए अब तक हमने जो पढ़ी थी कि कौन कौन चीज़ें हैं, जो कौन कौन से फोरम हैं, कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स क्रिएशन कमेटीज़ हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्टैंडर्ड जो हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो बनते हैं, प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, या हमारे पास कोई भी ट्रांसमिशन मॉड जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जितने भी यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे इन चीज़ों के अंदर ही हैं। या तो ISO कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई ITU के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड हैं, कोई ANSI स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे जी, कोई IEEE स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे, या फिर वो इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है, फ्रेम रिले फोरम है, ATM फोरम है, उसके रिलेटेड होंगे। तो अगर कोई चैनल है, कोई TV चैनल है, रेडियो चैनल है आपका, तो वो किसी रेगुलेटरी एजेंसीज जो है उसके ताबे होंगे। तो इस तरह से हमारे सारे जो है स्टैंडर्ड जो कम्युनिकेशन होती है, जो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ हो रही होती है। अब आगे मूव करते हैं जी। स्टैंडर्ड के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन की तरफ, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हमने करनी है। एक मेरा कंप्यूटर है, मैंने अपने कंप्यूटर को, मेरा दोस्त है लंदन में, तो उसके साथ मैंने अपनी शेयरिंग करनी है, डाटा को शेयर करना, रिसोर्सेज करना, कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करनी है, जो भी कोई भी कम्युनिकेशन करनी है। या मैंने अपने सिस्टम है, मैंने उसको, और अपने एक ऑफिस है, उसके बाकी टेबल सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो ये सारी मेरे पास एक डेस्टिनेशन होती है, एक मेरा सोर्स होता है, तो हमने उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, किस तरह से करवाना है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये उनको समझो 5 कैटेगराइज्ड किया हुआ है, 5 कंसेप्ट मॉडल आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन का है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मॉड, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, इंटर नेटवर्क्स। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ हो रही हैं। क्योंकि लाइन कॉन्फ़िगरेशन होगी पहले, फिर टोपोलॉजी आएगी, टोपोलॉजी के बाद ट्रांसमिशन मॉड है, नेटवर्क्स की कैटेगरीज हैं, इंटर नेटवर्क्स। ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। तो चलें जी, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन से। ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है? लाइन हम अक्सर सुनते हैं, लाइन, एक लाइन। तो कम्युनिकेशन में लाइन का मतलब ये है कि हमारा एक सिस्टम है दूसरे सिस्टम के साथ पड़ा, तो एक लाइन है। अब उसको जब मैंने लिंक करवाना है, लिंक का मतलब क्या होता है, उनको आपस में मैंने कनेक्ट करना है। वो डिवाइसेज जो एक दूसरे के साथ जब अटैच होती हैं, जो जुड़ती हैं, वो बेसिकली एक लिंक बना देती हैं। और वो जो लिंक बन जाता है, उस लिंक को हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लाइन बन गई है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज जब अटैच होती हैं उसके साथ, किस तरह से होती है, वो जो अटैचमेंट होती है वो एक लिंक होता है, लिंक के ज़रिए से अटैच हो जाती हैं। तो वो हमारी बेसिकली लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारी 2 तरह की होती है। एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमारी होगी, और एक मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। जो लाइनें हमारी बनती हैं बेसिकली 2 तरह से होती है, एक पॉइंट टू पॉइंट होगी, एक मल्टी पॉइंट होगी। और मल्टी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आगे मज़ीद आगे 2 तरह की होगी। स्पेशल शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक टाइम शेयर्ड होती है, इसको टाइम शेयर्ड भी बोलते हैं, टेम्पोरल शेयर्ड भी बोलते हैं। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होगी हमारी। पॉइंट टू पॉइंट पे आ जाते हैं जी, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे हमने जब भी जाना है तो हमने बस यही कहना है कि हमारी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये चीज़ें हमने चूँकि बार बार यूज़ होनी होती है, तो ये चीज़ें हमारी जो है ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वैसे भी बीइंग ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, जब इंटरव्यू हमारा हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ही हमसे पूछे, बेसिक चीज़ें होती हैं ये, और इन बेसिक चीज़ों का हमें बाज़ का पता नहीं होता। और हमारा जो इंटरव्यू बाकी आगे जाके भी शायद हम एक बहुत बड़े नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क संभालने की हमारे अंदर एबिलिटी ज़रूर होगी, फिज़िकली प्रैक्टिकली।
लेकिन अगर नॉलेज के हिसाब से अगर हमारी बेस जो है वो वीक होती है तो वो डेफिनेटली हमें उस सीट तक जाने ही नहीं देती। तो ये सारी जो चीज़ें ये बेसिक हैं, ये वो नॉलेज है जो बेसिकली इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होता है। और इसके बगैर वैसे भी अगर हमें बेसिक का नहीं पता, हमें प्रैक्टिकल बेसिक सारा नेटवर्क बनाना आता है, मैनेज करना आता है, तो जब हम उसको बता नहीं सकते तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। जब हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे ना, तो उस वक्त हम लफ्ज़ डेडिकेट यूज़ करेंगे। उस वक्त हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो पॉइंट डेडिकेटेड होगी, और जो हमारा जो लिंक यानी कि बना हुआ होगा वो डेडिकेटेड सॉरी हमारा जो लिंक होगा ना डिवाइसेस के दरमियान वो डेडिकेटेड लिंक होगा। ये डेडिकेटेड क्या चीज़ है, ये हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं डेडिकेटेड लिंक है जी, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन है। जब डेडिकेट की बात हम कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त जो लिंक बना है वो जिन डिवाइसेस के दरमियान में बना है ना, तो वो कम्युनिकेशन सिर्फ उन डिवाइसेस के दरमियान ही होगी। यानी कि अब उनका लिंक इनमें आपस में इस तरह से बन गया कि अब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट हो गया, वो एक दूसरे का कम्युनिकेशन करेंगे, बस एक दूसरे के साथ ही करेंगे, वो एक दूसरे के साथ डेडिकेट होंगे। वो एक PC-A PC-2 को, PC-2 PC-A को डेडिकेट हो गया है, उनका लिंक आपस में इस्टेब्लिश हो गया है। तो चूँकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, एक सिस्टम एट अ टाइम दूसरे सिस्टम के साथ, एक सिस्टम के साथ ही जब कनेक्ट होगा तो वो होगी पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि जो अगर हम एक चैनल है उसकी जो पूरी जो कैपेसिटी है जो है वो रिज़र्व्ड होती है ट्रांसमिशन के लिए, वो सारी की सारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इन 2 डिवाइस जो हमने डेडिकेट कर दी थी उसके ऊपर यूज़ होगी। यानी कि अब वो जितनी भी चैनल की जो कैपेसिटी है आपकी, वो नेटवर्क की कैपेसिटी है, वो डेडिकेट हो गई है। आम तौर पर जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं ना, वो वायर्स यानी केबल के ज़रिए से या वायर के ज़रिए से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ सिस्टम जो है। लेकिन हमारे वायरलेस सैटेलाइट लिंक्स, माइक्रोवेव लिंक्स, इस तरह से भी हमारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वायर के ज़रिए से ही कनेक्टेड हों, क्योंकि जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना, वो हमने 2 सिस्टम को जो आपस में हैं, बेशक वो एक इधर सिस्टम है, दूसरा सिस्टम फ़र्ज़ करो किसी और कंट्री में है, तो वो सैटेलाइट के ज़रिए से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो या किसी और वाया से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एट मेन टाइम जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की स्टार्ट होगी तो वो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो गए, वो उस वक्त उनकी आपस में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो उसमें जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है, तो उस पर रिमोट कंट्रोल की और आपके टीवी जो सिस्टम होता है, टेलीविज़न है, उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, वो आपस में जब उनकी कम्युनिकेशन होगी स्टार्ट, तो वो डेफिनेटली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, डेडिकेटेड हो गए। इस तरह से जब हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे होते फ़ोन पे, तो उस वक्त हमारा फ़ोन जो है उसमें और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, दोस्त के फ़ोन में भी और कोई कम्युनिकेशन नहीं, जस्ट आप एक दूसरे के साथ बात करें। यानी जितनी भी आपकी चैनल उस पर कैपेसिटी थी, वायरलेस आपके पास फैसिलिटीज़ जितनी, वो सारी आप क्या कर रहे हैं, अपनी टेली कम्युनिकेशन पे बात पे कर रहे हैं, वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वो स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, तो वो आपका क्योंकि उस वक्त जो डेडिकेटेड अगर हम बात करें तो आपका मोबाइल फ़ोन उस वक्त जो आपका बेस एंटीना है, टावर है, उसके साथ कनेक्ट हो गए, तो आपके मोबाइल फ़ोन की और बेस एंटीना की आपस में डेडिकेटेड लिंक क्रिएट हो गया पॉइंट टू पॉइंट। आगे वो बेस एंटीना का दूसरा जो दोस्त जो एंटीना है, जिस एंटीना से बात कर रहा, बेस एंटीना से बात कर रहा, बेस स्टेशन से बात कर रहा, उनका आपस में लिंक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद आपके दोस्त का और मोबाइल फ़ोन का और उनके बेस स्टेशन का जो आपस में लिंक हो गया वो भी डेडिकेटेड हो गया, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। मतलब इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट बात हम कर रहे हैं जी कम्युनिकेशन की।
मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है जी आगे आ जाती है हमारे पास, क्योंकि जब हम मल्टी पॉइंट पे आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास कम्युनिकेशन डेफिनेटली 2 से ज़्यादा डिवाइसेस की होगी, ठीक है ना जी। तो उसमें हमारे जो डिवाइसेस हैं वो 2 से ज़्यादा होंगे, और वो जो लिंक होता है बेसिकली तो लिंक ही है ना, वो शेयर हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो शेयर हो जाती है, ठीक है जी। और वो शेयर का मतलब ये होता है कि अब वो एक सिस्टम के साथ नहीं, कई सिस्टम के साथ आपका जो लिंक है वो शेयर हो गया, और कई स्टेशन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो अब स्टार्ट हो जाएगी। आप सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी सिर्फ एक डेडिकेटेड सिस्टम नहीं होगा, अब आपका एक जो चैनल है वो कई सारे सिस्टम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सिस्टम है, उस मेन फ्रेम लिखा हुआ यहाँ पे, तो उसके साथ 50 सारे कंप्यूटर अटैच हुए हैं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं, अब वो उसने मेन फ्रेम ने अपनी एक कोई सर्विसेज दी हुई है, वहाँ से निकल रही है, वो आगे 10 पीसी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चैनल जो है वो उसको शेयर कर दिया गया है उस लिंक को, और उसके ऊपर सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। दिस इज़ मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। अब मल्टी पॉइंट जो होता है, चूँकि हमने बात की उसमें 2 से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं और वो शेयरिंग कैपेसिटी के साथ काम कर रही होती हैं, तो वो जो शेयरिंग है वो 2 तरह से होती है। एक होती है स्पेशियल शेयरिंग और एक होती है टेम्पोरल शेयरिंग। जब हम बात करते हैं ना स्पेशियल शेयरिंग की, तो चूँकि हमने बात की सेवरल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस, 10, 15, 20, 10, 5 कितने डिवाइसेस हैं, वो क्या करते हैं, जब वो लिंक जिसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, जिसके ऊपर आप शेयर हो गए हैं, वो जो लिंक है जो शेयर किया है, अगर वो साइमल्टेनियसली शेयर कर रहे हैं तो उस वक्त हम बोलेंगे स्पेशल शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमारी जो सेवरल डिवाइसेज जो लिंक शेयर कर रही हैं उसके ऊपर जो यूज़र है वो टन्स लेता है, यानी कि उसके ऊपर साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं आता, उसमें टन्स आ जाते हैं, उस वक्त हम बोलेंगे टेम्पोरली शेयर्ड या टेम्पोरल शेयर्ड या टाइम शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये उसके चूँकि कम्युनिकेशन हमारी जो होती है वो या साइमल्टेनियसली हो रही होती है या राउंड्स के ऊपर हो रही होती है, तो इस वजह से इनको 2 पार्ट्स में हम जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं शेयरिंग को, मल्टी पॉइंट शेयरिंग को। तो अब आगे बढ़ाते हैं जी, हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं जी अब हम टोपोलॉजी की तरफ, क्योंकि लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई जी, लिंक हमारा बन गया जी। अब हमारा जो लिंक होता है ना, जो हम बनाते हैं डिवाइसेस के दरमियान में, उसकी एक शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप उसकी, कि वो जो लिंक बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली फ़िज़िकली अपने जो नेटवर्क जो हमने बनाया है, जो उसके अरेंजमेंट किए, उसके जो लिंक्स बनाए हैं, उसको डिफ़ाइन करना होता है। तो वो जो डेफिनेशन है जो फिज़िकल लिंक्स की, जो हम जो बनाते हैं अरेंजमेंट्स की, वो कहलाती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है वो डिफ़ाइन करती है फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द लिंक इन दी नेटवर्क। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो टोपोलॉजी बेसिकली जो क्या है, हमारी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस है लिंक्स की या लिंकिंग डिवाइसेस की। क्योंकि जब भी नेटवर्क बनाया जाता है, जब भी नेटवर्किंग की जाती है, तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो यही पूछता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जो उसमें 5 ऑफिस हैं, हर ऑफिस जो है उसके अंदर 5-5 कंप्यूटर हैं, और हमारा जो मेन ऑफिस है वो यहाँ पे है, तो आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, आप किस टोपोलॉजी के ऊपर आपका फोकस होगा, तो कौन सी टोपोलॉजी आपको बेहतर लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हम तब भी बता सकते हैं जब हमें टोपोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा कि टोपोलॉजी होती क्या है, कौन सी टोपोलॉजी बेहतर है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी टोपोलॉजी वो ब्रीफली डिस्कस करूँ कि आपके पास फिंगर टिप्स पे आपको पता चल जाए कि कौन सी टोपोलॉजी मेरी यहाँ पे बेहतर होगी, कौन सी टोपोलॉजी मैं यूज़ करूँ। टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली
आप 5 किस्म की आमतौर पर टोपोलॉजी यूज़ की जाती हैं। मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। ये 5 टोपोलॉजी हैं। अब वो डेफिनेटली इंटरव्यू जो होता है वो पूछता है ये मैश और बस टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये स्टार टोपोलॉजी क्या चीज़ है, ये रिंग टोपोलॉजी हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी जब एक जैसी हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है, किस में फ़ायदा है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का हमें डेफिनेटली फिर पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी मैश टोपोलॉजी से। मैश टोपोलॉजी जो होती है इसमें जो हमारी डिवाइसेस होती हैं सारी की सारी वो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं। देखें यहाँ पे फिर डेडिकेटेड का लफ्ज़ भी यूज़ हो रहा है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी हमारे पास फिर आ गया है। तो मैंने डेडिकेटेड पहले भी आपको बता दिया है कि डेडिकेटेड से मुराद ये है कि जो हमारा जो यहाँ पे लिंक है ना, जितने भी लिंक होंगे हर लिंक ने जो ट्रैफिक है, चूँकि ट्रैफिक हमारी जो डाटा जो होता है उसको ट्रैफिक बोलते हैं ना, जो हमारे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जा रहा होता है। तो जो ट्रैफिक जो होगा, हर लिंक जो ट्रैफिक कैरी करेगा वो ट्रैफिक जो होगी वो सिर्फ उन 2 डिवाइसेस के दरमियान में होगी जो उस लिंक के साथ कनेक्टेड होंगे। यानी कि हमारी जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी सेंडिंग और रिसीविंग के दरमियान में, सेंडर ने डाटा सेंड किया तो उसका जो डेडिकेटेड रिसीवर होगा, जब वो उसको जिस रिसीवर के साथ उसने कम्युनिकेशन करनी है, जब सिर्फ आपके ट्रैफिक सिर्फ उस सी लिंक के ऊपर जाती है जाए तो वो होगी डेडिकेटेड हमारे पास कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हमें लिंक्स जो होते हैं वो एंड डिवाइसेस से मुराद ये है कि हमारे पास जितने भी हमारा नेटवर्क जितने भी डिवाइसेस के ऊपर होगा, और हर जो डिवाइस होती है उसके लाजमी तौर पर उसकी इनपुट और आउटपुट जो पोर्ट्स होती हैं वो ज़रूर होती हैं। ठीक है जी, ये मैश टोपोलॉजी का समझ लें एक आर्किटेक्चर है कि उसमें हमें लिंक्स बनाते हैं पहले वायर्स के ज़रिए से, और हर सिस्टम के साथ इनपुट आउटपुट एक पोर्ट्स लगती है जिसके ज़रिए से वो वायर्स जो होती हैं आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, और इस तरह से हमारा एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। और इस तरह से हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। इसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ, दूसरा पहले के साथ, पहला चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, हर एक सिस्टम हर एक के साथ कनेक्टेड है। तो ये कहलाती है जी हमारी मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं जी, इसमें हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ़ लिंक्स। 2 चीज़ें हमने कही ना कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लिंक्स कितने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स कितनी चाहिए होती मैश टोपोलॉजी के। तो वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो हमारा नेट टोपोलॉजी हमने बनाई, जो नेटवर्क हमने बनाया है उसमें कितने लिंक्स हैं। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ज़ाहिर बात इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए, उसके पास उसका पूरा ब्रीफ नॉलेज होता है, उसके पास उसकी ब्रीफ डाटा होता है कि ठीक है जी इतने मेरे पास लिंक्स हैं, इतनी मेरी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है n × n-1/2, ये हमारे लिंक्स होते हैं। और अगर इनपुट और पोर्ट्स के लिए जो पोर्ट्स के लिए है वो n-1 हमारी पोर्ट्स होती हैं। मतलब कि अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी इस डायग्राम में 5 हमारे पास नोड्स हैं, तो उसको अगर हम उसके लिंक्स बनाएं तो वो 10 हमारे पास लिंक्स बन जाएंगे, क्योंकि n की जगह हम 5 पुट कर देंगे तो 5 × 5-1/2 10 बराबर आ जाएगा। और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स कितनी होंगी 5-1 4। तो हमें 4 जो हैं वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स चाहिए होंगे। तो इस तरह से हम जो मैश है, जो टोपोलॉजी के ज़रिए मैश नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बात करते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया है कि मैश जो टोपोलॉजी है उसमें डेडिकेटेड लिंक्स जो होते हैं ना वो होता है। तो जब डेडिकेटेड लिंक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक गारंटी होती है कि हमारा जो डाटा है, जो है ना, जो ट्रैफिक है उसमें
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी जो ट्रैफिक होगी, जो डाटा होगा, वो हमारा एक उसका जो डेस्टिनेशन के पास कम्युनिकेट होना है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स होगी, वो कम्युनिकेशन होगी। तो ये जो कि डेडिकेटेड लिंक्स के ऊपर बात हो रही होती है, उसकी वो गारंटी दे रहा होता है मैश टोपोलॉजी। तो इस वजह से जो कनेक्शंस होते हैं वो अपना लोड है वो डेफिनेटली खुद ही कैरी करते हैं। और ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती है, शेयर जब लिंक हमारे पास होता है ना, तो उसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, उसको एलिमिनेट कर देती है। ये एक इसका एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट इसका जो है, इट इज़ रोबस्ट। जब रोबस्ट की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक सिस्टम फेल हो गया है, मतलब 5 सिस्टम का एक नेटवर्क है, 5 की मैं एग्जांपल दे पा 20 नेटवर्क हमारा एक नोड्स का एक नेटवर्क हमने बनाया है। अब उस 20 नोड्स में से अगर एक नोड ने काम करना छोड़ दिया है, तो अब उस 20 नोड्स की वजह से जो हमारे बाकी के जो लिंक्स डेवलप हुए हुए हैं वो नहीं ख़राब होंगे, मतलब वो लिंक हमारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, वो एक नोड जो होगी वो उसको फेल हो गई, ये काम नहीं कर रही, उसका पता चल जाएगा कि नोड फेल हो गई, वो दोबारा से उसको कैरी ऑन करवा लेंगे, वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी, उसको निकाल देंगे, मतलब बाकी नेटवर्क के ऊपर कोई इशू नहीं होगा। और चूँकि ये डेडिकेटेड होता है तो इस वजह से इसमें जो डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। डाटा की जो प्राइवेसी है वो वेरी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसमें जब कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान में, तो असल में हम जब भी नेटवर्क बनाते हैं, जब नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा पहला फोकस होता है वो यही होता है कि एक तो हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए और वो पहुंचना चाहिए, मतलब डाटा की ट्रांसमिशन पे कंप्रोमाइज़ हम चाहते हैं कि ना हो। एक्यूरेसी जिसे हम बोलते हैं ना, डाटा एक्यूरेटली पहुंचना चाहिए। और दूसरा हमारा वो ये होता है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो, मतलब वो हैक्ड ना हो, उसकी प्राइवेसी जो है वो होनी चाहिए। यार मेरा डाटा, मैंने आप कम्युनिकेशन करनी किसी मेरी फर्म की किसी दूसरी फर्म के साथ मैंने अपनी एक बिज़नेस डीलिंग कर रहा हूँ, अगर वो मेरे प्राइवेसी ना रहे और वो मेरा लीकिंग हो गए तो फिर मेरी कम्युनिकेशन तो जो है वो डेफिनेटली वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसका बेनिफिट तभी होगा अगर वो सिक्योर और प्राइवेट दोनों के ऊपर, दोनों को उसकी केयर करें। तो इस वजह से ये मैश टोपोलॉजी, चूँकि इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसको काउंट डाउन किया जाता है। फिर आगे चूँकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिंक बने हुए हैं, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आते हैं जी डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जब हम मैश टोपोलॉजी बना रहे होते हैं ना जी, तो हमारे पास जो केबलिंग होती है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में केबलिंग यूज़ हो रही होती है। अब देखें ना जी, 20 का अगर हमने नेटवर्क बनाना तो अब एक सिस्टम ने 20 कंप्यूटर्स के साथ बाकी कनेक्ट होना, तो 20 वायर्स हमने बिछानी है एक सिस्टम से, और हर सिस्टम से देखें आप 20 वायर्स आएंगी। तो आप सोचें कि आप 20 बना कंप्यूटर तो 20 हमने कनेक्ट करने थे, और वायर्स आप देख लें कि कितनी वायर्स हमारे पास, जो कितने लिंक देख लें ना, जितने लिंक बनेंगे उतनी वायर्स, ठीक है ना जी। अब और 19 उसके लिए हमें इनपुट और आउटपुट जो है वो चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी चाहिए। अब हर मतलब 19 पोर्ट्स अलहदा से हमें चाहिए, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। और केबलिंग बहुत ज़्यादा, जब केबलिंग ज़्यादा होती है तो उसकी इंस्टॉलेशन वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फिर उसकी रिकन्फिगरेशन करनी बहुत मुश्किल काम, कितने लिंक्स को रिकन्फिगर करना है, उसको बनाना, मतलब बहुत बड़ा एक काम है। और उसके बाद इतनी चूँकि बल्क ऑफ वायरिंग होती है तो स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ज़ाहिर बात रिक्वायर्ड होगी फिर। तो इस वजह से ये जो है ना मैश टोपोलॉजी की ये डिसएडवांटेज है, ये बहुत जो है ना इरिटेटिंग डिसएडवांटेजेस हैं।
तो फिर हम मूव कर लेते हैं जी आगे, हम चले जाते हैं जी स्टार टोपोलॉजी की तरफ। अब स्टार टोपोलॉजी जो है ये बहुत जीनियस टोपोलॉजी है। इसमें जो हर डिवाइस है ना, जितने भी आपने डिवाइस बनाने हैं, ये भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ज़रिए, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ज़रिए से ही कनेक्टेड होती है। लेकिन इसमें जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने हब की दी है। अब ज़रूरी नहीं आपका सेंट्रल कंट्रोलर हब ही हो, सेंट्रल कंट्रोलर आपका स्विच भी हो सकता है, सेंट्रल कंट्रोलर आपका राउटर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो सेंट्रल कंट्रोलर आपका वायरलेस स्विच भी हो सकता है, वायरलेस कंट्रोलर भी हो सकता है, आपके वाईफाई राउटर्स भी हो सकते हैं। मतलब कि काफ़ी सारी टेक्निक्स अब आ गई हैं जो आपके ये जो स्विच कनेक्टेड हैं, जो कनेक्ट करती हैं आपके डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर, उसको यूज़ के लिए यूज़ हो रही हैं। वो हब का अपना एक फंक्शन है, स्विच का अपना एक फंक्शन है, राउटर का अपना एक फंक्शन है, ठीक है जी। स्विच, राउटर, हब्स, ये रिपीटर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ये नेटवर्क जो है उसको इस्टेब्लिश करने के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। तो हब चूँकि हमारे पास इसको लोकल एरिया नेटवर्क के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। जब हम वैन के अंदर जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वहाँ पे हमें फिर स्विचेस की तरफ मूव करना पड़ता है और या राउटर्स की तरफ मूव करना, मतलब कि ये एक अलग टॉपिक है। एक्चुअली बात यह है कि हमारे जितने भी सिस्टम, हमारी डिवाइसेस, जितनी भी नोड्स होती हैं, वो सारी की सारी एक कंट्रोलर, एक जो होता है यहाँ पे कह लें हब है जिसे, उसके साथ वो कनेक्टेड होती हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एक डिवाइस ने कम्युनिकेट करनी है अपनी दूसरे डिवाइस के साथ, तो वो पहले अपना डाटा उस सेंट्रल जो कंट्रोलर है उसको भेजेगा, हब हो या स्विच हो जो भी होगा, और वो आगे कम्युनिकेट करेगा जो रिसीविंग डिवाइस होगी। उसके पास जो स्विच होता है वो चूँकि ये इंटेलिजेंट होता है थोड़ा सा, हब से वो फॉरवर्डिंग राउटिंग सारी जो है वो इजीली उसके अंदर हो जाती है, एल्गोरिदम उसके अंदर लगे होते हैं। तो बहरहाल हब जो होती है उसके अंदर हमारे पास वो जो स्विच जो भी होगा वो उस डेस्टिनेशन का और सोर्स का उसके पास एड्रेसेस होते हैं, तो उनके आपस में कम्युनिकेट करवाने का ज़िम्मेदार होता है। तो 20 हमारे पास या 25 या 40 कंप्यूटर जितने भी हैं उसको हमने क्या करते हैं, सिंपल एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं जी, और हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। बजाय इसके हम 20 को अलग-अलग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, हम क्या किया, हमने एक डिवाइस के ऊपर आ गए। तो मतलब इजी हो गई हमारी नेटवर्किंग, तो बहुत आसान हो गई। तो अब हमारी जो कम्युनिकेशन है जो हमारा, वो सारी की सारी एक सेंट्रल डिवाइस के ऊपर आ गई है। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस, तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि एक सिस्टम से जो पहले 20 वायर्स निकलनी थी वो तो ख़त्म हो गई। अब तो एक सिस्टम से एक वायर, लेस केबलिंग, डेफिनेटली बहुत कम केबलिंग, 20 कंप्यूटर 20 वायर्स, वेरी सिंपल। एक्सपेंस भी कम हो गया, क्योंकि ना तो अब हमें हर डिवाइस के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चाहिए, वो हार्डवेयर का खर्चा भी ख़त्म, केबलिंग का खर्चा भी ख़त्म, तो एक्सपेंसिव ही नहीं है। लेस केबलिंग, लेस एक्सपेंसिव, और इंस्टॉल करना और रिकन्फिगर करना वो उससे भी आसान, बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब हमने सिंपल कनेक्ट कर देना अपने सिस्टम को, स्विच के साथ अगर लगाया तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाते हैं, ईज़िली इंस्टॉल भी हो जाते हैं, कन्फिग्रेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हमारा नेटवर्क जो है वो हमें इस्टेब्लिश करने में जस्ट चंद मिनट लगते हैं और हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। और चूँकि ये भी रोबस्ट मतलब उसकी तरह मैश की तरह है, एक सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम का एड्रेस होता है। तो उसको जो एक सिस्टम ख़राब होता है, फेल होता है, उसको निकाल देते हैं, हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो डंप नहीं होता, हमारा नेटवर्क चलता है, बेहतरीन चलता है। क्योंकि फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो इजी है, तो हमें फ़ौरन फॉल्ट का पता चल जाता है। ये बहुत अच्छे एडवांटेज हैं स्टार टोपोलॉजी के। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बेशक हमें मैश से केबलिंग कम चाहिए, लेकिन फिर भी हमें
नोड हब के साथ चूँकि कनेक्ट तो करना है, और केबलिंग डेफिनेटली फिर भी हमें चाहिए। और अगर हमें हमारे जो डिवाइसेज जो नेटवर्क जो हमने बनाया है वो फ़र्ज़ करो ऑफिस अगर उनमें फ़ासला ज़्यादा है तो सेंटर पॉइंट तक लाने के लिए तो फिर भी प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ और होना चाहिए कि हमारा इस पॉइंट जो केबलिंग को मज़ीद कम किया जा सके और हमारी इन्हांसमेंट हो जाए। तो बदल वो उसके लिए फिर हम मूव कर लेते हैं जी, ठीक है जी, और काम कर लेते हैं, हम आ जाते हैं जी ट्री टोपोलॉजी की तरफ। ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में फ़र्क नहीं है वो ख़ास, इसमें भी जो नोड्स होती हैं वो सेंट्रल हब के साथ या सेंट्रल डिवाइस के साथ ही कनेक्टेड होती हैं, और वो ही उसको ट्रैफिक जो होती है जो उसकी टू एंड फ्रो हो रही होती है ना नेटवर्क के अंदर, वो सारी वो कनेक्ट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, वो सेंट्रल पॉइंट ही। अगर हम स्टार और ट्री के अंदर थोड़ा सा फ़र्क की अगर बात करें तो कोई फ़र्क नहीं। हाँ, इतना फ़र्क ये है कि इसमें चूँकि हमारे पास ये ट्री बनती है, यानी कि हमारा नेटवर्क इसमें हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, या एक्सपेंड कर लें, या आप देख लें कि हम 20 कंप्यूटर्स को एक हब के साथ कनेक्ट करने के 20, अब हमारे पास 20 पोर्ट्स की हब अवेलेबल नहीं है, फ़र्ज़ कर लो, सपोज़ कर लेते हैं, तो फिर हमें 5 पोर्ट्स की हब है तो हम 5 पोर्ट्स की हब के बाकी 2 नेटवर्क भी बना लेते हैं, और हमारे 15 कंप्यूटर्स या 16 कंप्यूटर जो हैं वो मतलब 4 पोर्ट्स का या 8 पोर्ट का या 16 पोर्ट का हब है हमारे पास, तो वो 4 नेटवर्क अलहदा बना लेंगे। एक पोर्ट्स जो हमने अलहदा लिए 4 पोर्ट्स, उसके साथ एक नेटवर्क 3, ये पोर्ट्स 3 हब्स की आई हुई, 3 पोर्ट्स हर हब के अलहदा सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड हुई, और 2 पोर्ट्स उधर से आई हुई, पर को वो ये 8 पोर्ट का ले लेते हैं। तो इस तरह से हम यानी कि अपने जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स छोटे छोटे जो हमने बनाए हैं 5 का 8 का, तो उनको हम सेंट्रल के साथ कनेक्ट करके उनकी कम्युनिकेशन करवा लेते। तो इसमें हमारे पास समझ लो 2 हब्स हो गई, एक प्राइमरी होगी हमारे पास कंट्रोलर, एक सेकेंडरी कंट्रोलर होगी, 2 कनेक्ट डिवाइसेस आ गई ना हमारे पास, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो सिस्टम ने जब कम्युनिकेट करना है एक हमारे नेटवर्क ने दूसरे नेटवर्क के साथ, तो डेफिनेटली पहले प्राइमरी हब के पास जो होगा वो डाटा जो उसके जिस हब के साथ वो कनेक्टेड है, वो आप जिस सेंट्रल के साथ कनेक्टेड होती है उसके साथ कनेक्ट उस अपना एक्सचेंज करेगी इन्फॉर्मेशन, वो फिर आगे जो डेस्टिनेशन वाला कंप्यूटर होगा जहाँ पे उसके साथ कनेक्ट होकर इस तरह से सारा जो वर्किंग होती है, यानी कि वो हब्स की आपस में फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो चूँकि इसमें सेकेंडरी हब होती है और जो डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बेशक बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं। क्योंकि अब हमने फोकस कर लिया ना, बजाय इसके हम सिर्फ एक ही हब के ऊपर फोकस करें, हमने सिस्टम हमारे नेटवर्क को ही डिवाइड कर दिया। तो अब वो जो बात हमने बस में पढ़ी थी कि उसमें स्टार टोपोलॉजी में कि बहुत एक ही हब के साथ सबको कनेक्ट करना मुख्तलिफ ऑफिस को, तो वायर्स तो फिर भी लगे, तो वो बात हम यहाँ पे थोड़ी मेरे ख्याल में हमारी जो है ना उस वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व नज़र आ रही है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है कि हम यूनिवर्सिटी है तो उसका रजिस्ट्रार ऑफिस का एक नेटवर्क अलहदा बना लेते हैं, कंट्रोलर ऑफिस का नेटवर्क अलहदा बना लेते हैं, उनको हब के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ से हब से एक तार सिंपल वायर ले जाएंगे, जो हमारा सेंट्रल हब होगी प्राइमरी हब जो कंट्रोलर होगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बजाय इसके कि हम सारे वायर्स सारे डिपार्टमेंट की वायर्स को इकट्ठा करते और वहाँ तक ले जाते, तो वो बात उससे थोड़ी सी जान हमारी छूट गई वायर से। तो इसमें एक बात और दूसरी होती है कि ये जो ट्री टोपोलॉजी इसमें ना प्रायोरिटी कम्युनिकेशन उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि इसमें जो कंप्यूटर जो सेकेंडरी हब के साथ कनेक्टेड है ना, तो उसको दूसरों के ऊपर कम्युनिटी प्रायोरिटी दी जाती है।
यानी कि जो टाइम सेंसिटिव डाटा होता है उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती नेटवर्क के अंदर। बाकी एडवांटेजेस वही टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी वाले वही हैं। इसकी जो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो केबल टेलीविज़न है। वो देखिए केबल टेलीविज़न जो ट्री टोपोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है जी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी, वैसे काफ़ी तो नहीं है लेकिन इसकी लिमिटेशन ज़्यादा हैं। इसमें इसको जो बनाने का एक्चुअली जो हमारा है प्रोसेस है, अब डायग्राम देख रहे होंगे कि कंप्यूटर हैं, चार से वायर्स निकल रही हैं और एक लंबी लाइन बिछी हुई है, उसके ऊपर टैप लिखा हुआ है। इसमें हम दो चीज़ों के ऊपर काम करते हैं बस टोपोलॉजी में, ड्रॉप लाइन पे और टैप पे। अब ड्रॉप लाइन जो है वो क्या है बेसिकली, ड्रॉप लाइन बेसिकली हमारे कनेक्शन हैं जो हमारी डिवाइस है उसके दरमियान में और जो हमारी मेन केबल है, जो आपको ये लंबी सी नज़र जहाँ पे लिखा हुआ है केबल एंड, ये एक हमारी मेन केबल बैकबोन बेसिकली, इसको आप समझ लेंगे हमारे टोपोलॉजी की। तो डिवाइस का और उस मेन केबल के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। और जो टैप है उसको कनेक्टर है, ये एक कनेक्टर होता है। और जो कनेक्टर जो है वो बेसिकली उस मेन जो केबल होता है ना उसके ऊपर मुख्तलिफ स्प्लाइसेस जो होते हैं मेन केबल बनाकर, या दूसरे लफ्ज़ में हम कह लें कि हम उस केबल की जो है ना वो उसको पंक्चरिंग करते हैं, उस केबल को पंक्चर करके उसके ऊपर कनेक्शन क्रिएट किए जाते हैं मेटेलिक जो कोर है ना हमारी, उसके ज़रिए से। अब इसमें ऐसे होता है कि इसमें सिग्नल जो है ना वो डिग्रेड होते हैं, जब उनकी सिग्नल की मूवमेंट होती है ना वो डिग्रेड होते हैं। तो इस वजह से जो बस होती है ना ये एक लिमिटेड मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है, लिमिटेड टोपोलॉजी है ये, मतलब कि सिग्नल की ड्रॉप बैक बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो चूँकि इसमें जो नंबर ऑफ़ टैप्स होते हैं ना बस के ऊपर और जो डिस्टेंस होता है उन टैप्स के दरमियान में वो एक फ़िक्स्ड होता है, वो आप उससे ज़्यादा के लिए इस बस टोपोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इंस्टॉल करना तो इसको इजी है, क्योंकि इसकी जो बैकबोन होती है, जो आपकी मेन जो लाइन आप बिछाते हैं, वो उसका जो रास्ता पाथ होता है वो आपका वो मतलब एक एफिशिएंट पाथ आप बनाते हैं उसके लिए, और जो आपकी जितनी भी नोड्स होती हैं वो सारी उस तार के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, मतलब इजी काम है, हो जाता है, ठीक है। केबलिंग भी बहुत कम यूज़ होती हैं, क्योंकि मैश और स्टार और ट्री की अगर बात करें तो उससे तो बहुत कम यूज़ होती हैं, क्योंकि आप ने एक तार जस्ट ले डाउन करनी है और बस उस एक तार के साथ एक छोटे छोटे तारे आपकी लगेंगी, वो कनेक्ट हो जाएंगी। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी रिकॉन्फ़िगरेशन टू मच डिफ़िकल्ट, नया डिवाइस ऐड करना है बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफ़िकल्ट। इवन दैट कि अगर आपको नए डिवाइस के लिए हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी वायर के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए, तो जो फॉल्ट है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके बाद अगर बैकबोन में फॉल्ट आ गया है, मतलब बेसिकली जो हमारी वायर है मेन, उसमें अगर फॉल्ट आ गया तो सारा सिस्टम ही ख़त्म, क्योंकि बाकी सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो एरिया डैमेज हो जाता है फ़र्ज़ करो, और वो जो जब डैमेज हो जाता है फ़र्ज़ करो अगर नहीं पता चलता तो उससे जो नॉइज़ होती है वो बोर्ड डायरेक्शन के अंदर वो नॉइज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं बस टोपोलॉजी के। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम रिंग टोपोलॉजी की तरफ। तो रिंग
जैसे नाम से ज़ाहिर होगा एक रिंग बनता है, रिंग की फॉर्म में हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं, यानी कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पाँचवें के साथ, पाँचवा दोबारा फिर पहले के साथ, इस तरह से एक रिंग बन गया है जी। हर डिवाइस की आपस में पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक ज़रूर होता है, लेकिन होता सिर्फ 2 डिवाइसेस का है एक साइड पे, यानी कि या 1 का 5 के साथ होगा या 1 का 2 के साथ होगा। जैसे बात करें इनमें से एक को हम 1 कर लें, ये हमारा जो लेफ़्ट साइड वाला 1 है, तो इस 1 का जो लास्ट है उसके साथ होगा या उससे अगला जो उसके साथ लिंक होगा पॉइंट टू पॉइंट। और इसमें जो सिग्नल होता है वो रिंग की सूरत में पास आउट होता है, रिंग की फॉर्म में चलता है, एक डायरेक्शन में जाता है जी, और फिर उसके बाद ये चलता जाता है। जब उसकी डेस्टिनेशन आएगी, जिस जो भी हो, वो पता नहीं 5वां कंप्यूटर उसकी डेस्टिनेशन है या चौथा है या 10 का कंप्यूटर है 10वां उसकी डेस्टिनेशन है, लेकिन वो सारे सिस्टम में से पास आउट होकर जाएगा। हर जो डिवाइस है उसके समझ लें उसके अंदर एक जो है ना रिपीटर इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम जो होता है वो रखा जाता है, क्योंकि अब सिग्नल ने सारे सिस्टम में से गुजर के जाना होता है इसमें रिंग टोपोलॉजी में। अब 10 का आपका सिस्टम है तो पहले ने अगर 10वें 9वें के साथ कम्युनिकेशन करनी है ना, तो 1 से फिर वो 2 3 4 5 6 या वो पाथ जो भी वो बनाएगा 1 से वो होता वो फिर जाके 9वें सिस्टम के पास पहुंचेगा, यानी कि रिंग की फॉर्म में जो है ना वो सिग्नल जो है इसमें जाते हैं, जिसको टोकन पासिंग कहते हैं। तो जिस सिग्नल है इसमें रिंग टोपोलॉजी में यूज़र को टोकन कहते हैं, तो वो टोकन जो होता है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में होता आगे मूव करता जाता है। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस की बात करें तो इसको भी इंस्टॉल करना भी इजी है और रीकॉन्फ़िगर करना भी इजी है, ठीक है जी। और इसमें डिवाइसेस जो हैं उसको आप मूव करना चाहते हैं, यानी कि ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ 2 कनेक्शन जो है वो हमें नए लगाने पड़ेंगे, वो उनमें दरमियान में सिस्टम हमारा ऐड हो जाएगा। मतलब इजी है, नया सिस्टम लगाना भी इजी है। फॉल्ट की जो आइसोलेशन है वो भी सिंपल है, हो जाती है। तो जनरली जो होता है इसमें जो सिग्नल होता है वो सर्कुलेट चूँकि होता रहता है रिंग की सूरत में। अगर एक डिवाइस जो है वो उस सिग्नल को रिसीव नहीं करती, एक पीरियड है, उस पीरियड के अंदर वो मूवमेंट होती रहती है, तो एक अलार्म जो है वो इशू हो जाता है और वो नेटवर्क जो ऑपरेटर होता है उसको बताता है कि ठीक है जी प्रॉब्लम आ गई है, और फिर वो दोबारा उसकी लोकेशन को चेक करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो पता चल जाता है कि सिग्नल जो है वो फ़लाने कंप्यूटर के पास यानी कि इस आईपी एड्रेस के पास नहीं जा रहा, तो फिर वो उसकी जो डिवाइस को जो है ना फॉल्ट को वो है तो वो चेक कर लिया जाता है या उस प्रॉब्लम को जो है वो रिकवर कर लिया जाता है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है वो यूनी डायरेक्शनल ट्रैफिक होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक जाती। अगर रिंग जो है वो ब्रेक हो गया है तो वो क्या करेगा, यानी कि एक स्टेशन डिसेबल हो गया है, एक सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो समझ ले पूरा का पूरा नेटवर्क ही नहीं काम करता। तो इस वजह से ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से हमारी जो है रिंग टोपोलॉजी वो काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। चूँकि हाइब्रिड नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम काफ़ी सारी जो टोपोलॉजी हमारी जितनी भी टोपोलॉजी हमने पढ़ी हैं उनको हम कंबाइन करके एक और बड़ी टोपोलॉजी जो है वो बना लेते हैं, जिसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। अब चूँकि हाइब्रिड लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, तो हाइब्रिड में डेफिनेटली हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी होगी, एक बस टोपोलॉजी होगी, एक स्टार टोपोलॉजी होगी, उन सब को कनेक्ट कर दिया जाएगा और कनेक्ट करने के बाद वो बनेगी एंड पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, यानी कि सारे के सारे जो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ हैं उनको हमने कनेक्ट करना है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ।
तो अगर हम बात करें हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली है स्टार टोपोलॉजी। बेशक हमने हमारा एक डिपार्टमेंट है वो बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है, एक डिपार्टमेंट जो है हमारा रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है, एक डिपार्टमेंट में हमने मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाया हुआ है, एक टोपोलॉजी जो है उसमें हमने स्टार का नेटवर्क बनाया हुआ है। तो अब सबको कनेक्ट करना होगा तो डेफिनेटली हम उसको एक सेंट्रल पॉइंट के पास ले आएंगे। तो वो हमारा पास वो जो 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स हैं उनको जब हम हब के साथ या स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गई। यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो हैं, मुख्तलिफ टोपोलॉजी बेस्ड जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते। ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी में अगर हम फ़र्क की बात करें तो मतलब ट्री में भी हम यही काम करते हैं ना, उसमें भी हमने एक डिपार्टमेंट में नेटवर्क है, एक में डिपार्टमेंट दूसरे का नेटवर्क भी है, मतलब लॉ डिपार्टमेंट का, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, रजिस्ट्रार का, कंट्रोलर का, सारे डिपार्टमेंट्स का नेटवर्क है, उनको हमने कनेक्ट कर दिया इकट्ठा करके तो एक नेटवर्क बनाया हुआ है। लेकिन वो बात थी कि वो उसमें है वो सारे के सारे सेम, चाहे वो स्टार बेस्ड होगा, मतलब स्टार के ज़रिए से हमने उनको कनेक्ट किया हुआ था, एक ही टोपोलॉजी। इसमें हमने मुख्तलिफ हब आ गए, मतलब हम एक डिपार्टमेंट है उसमें हमें 5-4 कंप्यूटर जोड़ने हैं, 10 जोड़ने हैं, तो हम बस टोपोलॉजी पे फोकस कर लेते, वायर को बचा लेते हैं। एक डिपार्टमेंट है उस पर हमें हमारा कंसर्न है कि यार यहाँ पे मैं अब राउटर या स्विच या हब ख़रीदूँ, उससे बेहतर नहीं कि मैं मैश टोपोलॉजी बना लूँ कि ठीक है जी मैं आपस में उनको कनेक्ट कर देता हूँ, 5-7 कंप्यूटर में क्या फ़र्क पड़ता है। और एक जगह पे मुझे ज़रूरत है कि यार मेरा ये जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैंने हर सिस्टम को मैसेज जो है वो पहुँचाना है, तो मैं वहाँ पे रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर लेता हूँ। तो अब डिपार्टमेंट पूरे जो हमारा जो ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब हमने कनेक्ट करना है तो वहाँ पे फिर हम उसको एक सेंट्रल डिवाइस के ऊपर ले आते हैं, वहाँ पे उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से यानी कि हम मुख्तलिफ टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो उन मुख्तलिफ टोपोलॉजी यूज़ करने के बाद हमें अब मेरे ख्याल में आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस माहौल में, किस इन्वायरमेंट में हमें कौन सी टोपोलॉजी सूट करती है हमारे नेटवर्क के लिए, कि हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम लगे। 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि सिक्योर, प्राइवेसी, डेडिकेटेड ट्रैफिक और कॉस्ट मिनिमम, ये सारी चीज़ों को फोकस रख के हमने टोपोलॉजी बनानी होती है। अभी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मशवरा देना होता है, और जिससे वो अगर कास्ट इफेक्टिव जितना काम होगा उससे लोग हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे उतनी ज़्यादा खुश होगी और हमें अप्रिशिएट करेगी। तो बीइंग ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने कौन सा चीज़ जो है उसको कौन सी टोपोलॉजी को के ऊपर हमने फोकस करना है। तो ये हमारी अब तक की जो है चीज़, आज का टॉपिक यहाँ पे तकरीबन क्लोज़ करता हूँ मैं। तो आज हमने जो अब तक डिस्कस किए हैं वो टोपोलॉजीज़ हमने पढ़ी हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और एट द एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी तो हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हमने उससे पीछे स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने ज़रूरी हैं, स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, उसके लिए हमने उसकी एंटिटीज़ पढ़ी थी, स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी, फोरम, रेगुलेटरी एजेंसीज़। स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी के अंदर हमने ISO को डिस्कस किया, ITU को डिस्कस किया, ANSI को डिस्कस किया, IEEE को डिस्कस किया। फोरम के अंदर हमने फ्रेम रिले जो फोरम उसको बारे में पूछा, फ्रेम रिले के बारे में डिस्कस किया। ATM फोरम और ATM क्या चीज़ होती है उसको डिस्कस किया। उसके बाद उसके अंदर हमने इंटरनेट सोसाइटीज़ और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसीज़ जो थी हमारी उनको डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहें और आप नेटवर्क के बारे में और जान सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।